हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन लिटरेचर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हु इज़ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और यूजुअली हम इन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड वो सारे एग्जाम पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इनकी दो मेजर पोएम से रिलेटेड पॉइंट्स, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बर्चेस और दूसरी पोएम है स्नॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसके अलावा इनकी कलेक्शन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और इन्हें हम जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20th सेंचुरी अमेरिकन पोइट्स के रूप में। ओके, इन्होंने अपनी पोइट्री में रूरल इंग्लैंड को काफ़ी अच्छे से दिखाया है। और इनकी पोएम के जो लाइन्स है स्टॉपिंग बाय वुड्स, उसकी लाइन को जवाहरलाल नेहरू ने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में मतलब उन्हें इंस्पिरेशन मिली है। ठीक है, इसके अलावा इनको हम इनकी सिंपल लैंग्वेज के यूज़ के लिए जानते हैं। इन्होंने अपने वर्क में सिंपल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज़ करी है। नेचर पोएम्स लिखते हैं लेकिन उसमें डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग होती है। इनकी पोएम की सेटिंग होती है रूरल न्यू इंग्लैंड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी पोएम में रूरल न्यू इंग्लैंड की सेटिंग है। ठीक है, फेमस फॉर कंबाइनिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स विद मॉडर्न थीम्स। तो इन्होंने अपने वर्क में ट्रेडिशनल फॉर्म्स को मॉडर्न थीम के साथ कंबाइन किया है। एक पॉइंट और है जो क्वेश्चन बनता है कि इनका फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच क्या था। तो साइनक डकी इनका फेवरेट ऑफ स्पीच है। और फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच साइनक डकी मतलब पार्ट फॉर होल, होल फॉर पार्ट, ये आपको याद रखना है। जैसे कि हैंड्स फॉर वर्कर्स, व्हील फॉर कार। ठीक है, और इनकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने पोएम के लिए बोली थी, अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजिटम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम इनके इनके वर्क से रिलेटेड देखते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके वर्क और ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपने कलेक्शन के लिए, पोइट्रिक कलेक्शन के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज पोइट्री में जीता है। तो इनके अलावा और कोई अमेरिकन पोइट नहीं है जिसे 4 पुलित्जर प्राइज पोइट्री में मिले हैं। इसके अलावा यूजिन ओनील को पुलित्जर प्राइज मिलता है लेकिन ड्रामा में मिलता है 4 टाइम्स। तो पहला कलेक्शन है 1924 में न्यू हैम्पशायर आता है, उसके लिए इन्हें मिलता है। 1931 में इन्हें कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिलता है। 1937 में अ फर्दर रेंज के लिए एंड 1943 में अ विटनेस ट्री के लिए। तो इन चारों को आपको एकदम मगअप कर लेना है कि किसके लिए इन्हें मिलता है। इसके अलावा इनके कलेक्शन से एक क्वेश्चन बनता है कि इनके कौन से 2 कलेक्शन लंदन में पब्लिश हैं। तो ये इंग्लैंड 1912 में शिफ्ट हो जाते हैं और इसके बाद इन्होंने 2 कलेक्शन, पहला तो अ बॉयज़ विल 1913 में पब्लिश किया था और दूसरा 1914 में नॉर्थ ऑफ बॉस्टन पब्लिश किया था। लेकिन इन्हें 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण लंदन से अमेरिका वापस आना पड़ता है और फिर ये वापस आके मैसाचुसेट्स में एक एमहर्स्ट कॉलेज था, वहाँ पे इन्होंने एज अ प्रोफेसर पढ़ाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से पोएट है जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है 4 बार। तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अब देखते हैं बर्चेस के बारे में। तो स्पीकर यहाँ पे बर्चेस को देखते हैं। बर्चेस एक पेड़ है जिसको आप जैसे इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा पेड़ है, लाइक उसके इस तरह की जो लीव्स हैं, इस तरह से बहुत सारे जो लाइक जो उनकी शाखाएं हैं पेड़ की इस तरीके से दिख रही हैं। ठीक है, अब ये इसको देख के इनके माइंड में बहुत सारी इमेजिनेशन आ रही है, जैसे ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जो ट्री है, बर्च का जो ट्री है, वो आइस स्टॉर्म के कारण, मतलब इसमें बहुत सारी आइस है, ऊपर ठंड है क्योंकि, तो इसके कारण क्या हुआ है कि पेड़ में जो भी प्रेशर पड़ा है इसके कारण पेड़ थोड़ा सा झुक गया है। अब ये इमेजिन करते हैं कि ये आइस स्टॉर्म के कारण नहीं झुका है, बल्कि ये झुका है जैसे कि कोई बॉय स्विंगिंग कर रहा है। इनका ऐसा कहना है कि जैसे इस पेड़ों को पकड़ के कोई लड़का है जो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। ठीक है, मैंने ड्राइंग अच्छी नहीं बनाई, मुझे पता है, मैं बस आपको इमेजिन करवाना चाह रही थी। ठीक है, तो एक बॉय स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा था, इन्होंने ऐसा इमेजिन किया। और यहाँ पे ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम लाइफ्स हार्डशिप। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, और फाइनली वो लास्ट में बोलते हैं कि
रियलिटी में तो वापस आना ही पड़ता है। तो लास्ट में लाइन आती है अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। ये भी लाइन काफ़ी पूछी जाती है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्होंने ये जो बर्चेस है इसको इमेजिन किया है जैसे कोई लड़की धूप में अपने बाल सुखा रही है ना। ये इमेज आई है, आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। थीम्स देखते हैं, तो थीम से क्वेश्चन बनते हैं। तो एस्केप वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दूसरी रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। एस्केप कैसे होगा? इमेजिनेशन के माध्यम से, ठीक है। चाइल्डहुड इनोसेंस, बैलेंस बिटवीन ड्रीम एंड ड्यूटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। सिंबोलिज्म हम देखते हैं, तो सिंबोलिज्म यहाँ पे बर्च ट्री है जो बर्डन्स ऑफ एडल्ट लाइफ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखा रहा है। आइस स्टॉर्म किसका सिंबोलिज्म है? हार्श रियलिटी का। स्विंगिंग क्या दिखा रहा है? स्विंगिंग दिखा रहा है कि टेम्परली कैसे टेम्पररी एस्केप होता है, उसको दिखा रहा है। बॉय इज सिंबल ऑफ इनोसेंस, चाइल्डहुड। अर्थ इज सिंबल ऑफ रियलिटी। यहाँ पे लास्ट में बोलते हैं ना अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, तो ये रियलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। ओके। हेवन, हेवन क्या है? स्पिरिचुअल स्केल। तो ये इमेजिन करते हैं कि इतना ये ऊपर झूल के चले जाएं, ये जो बॉय है इतना ऊपर चले जाए कि वो वापस ही ना आए, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, वापस तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और इसमें हम मेन जो आपको दिखता है वो ये है कि किस वजह से पेड़ झुके हुए हैं। तो हैवी स्नोफॉल के कारण, स्नो स्टॉर्म के कारण झुके हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। इसके अलावा देखिए इसमें से कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी आपको याद रखने हैं। तो मेटाफर है क्लाइंबिंग वर्चेस, ये किसका मेटाफर है? एस्केप फ्रॉम लाइफ का। दूसरा इमेजरी, तो इमेजरी स्ट्रॉन्ग विजुअल नेचर इमेजरी को दिखा रहे हैं। और सॉनिफिकेशन है ट्री बो कर रही है, तो बो इंसान होते हैं, ट्री नहीं। ठीक है, दे क्लिक अपॉन देम सेल्फ, ये किसका किसका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। आपको ये याद रखना है कि ये पोएम पब्लिश कब होती है और किस कलेक्शन में? तो 1915 में पब्लिश होती है, माउंटेन इंटरवल में। किस में होती है? माउंटेन इंटरवल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार मैच मेकिंग के लिए बना है कि कौन सी पोएम इनकी किस कलेक्शन में आई है, तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट कोटेशन मैंने ये दोनों ही अभी आपको बताई है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि बर्चेस एस्केप और रिटर्न को सिंबलाइज कर रहा है, और बर्चेस कहीं ना कहीं रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच एक बैलेंस भी बना रहा है। ठीक है, इस पोएम में। इसके अलावा एक लाइन है जो मैंने अभी आपको बताई थी, लाइक गर्ल्स और हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। तो ये बोल रहे हैं कि बर्चेस का ट्रे ऐसा लग रहा है जैसे किसी गर्ल ने अपने जो हेयर है उसे ऐसे बेंड कर लिया है, लाइक सॉरी नॉट बेंड कर लिया, अपने पैरों को ऐसे हाथों को बेंड किया है और सुखाने के लिए, धूप में सुखाने के लिए। ठीक है, तो ये सिमिली का यहाँ पे प्रयोग है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू क्लाइंब बर्च ट्री। दूसरा है सिंबॉलिक मीनिंग, एंड थर्ड है फ्रॉस्ट कैसे कंबाइन करते हैं फैंटेसी एंड रियलिटी को। तो पोएम में देखिए आपके लिए ज़्यादातर क्वेश्चन सिंबलिज्म पे, थीम बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू देखते हैं, तो बर्चेस इज रिटन बाय, तो आपको पता ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बर्चेस सिंबलाइज किसको करते हैं? तो मैंने आपको बताया था, बर्डन ऑफ लाइफ को। द पोएट फाइनली चूजेस, क्या चूज करते हैं? रियलिटी को। सेंट्रल थीम क्या है इसकी? द एस्केप एंड रिटर्न। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड फैक्ट है जो आपको याद, मतलब आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितने बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो 31 टाइम्स इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। और इसके अलावा इन्हें एज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन आइडेंटिटी एंड रूरल न्यू इंग्लैंड के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है, वो ये है कि इन्होंने अपना जो एपिटाफ है वो खुद ही लिखा था। ठीक, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इनका एपिटाफ था, इनकी पोएम द लेसन फॉर टुडे से, आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी लाइफ से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि 1961 में इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने इनाग्रेशन पे, मतलब इन्होंने इनाग्रेशन किया था तो इन्हें इनवाइट किया था पोएम रिसाइट करने के लिए। तो इन्होंने अब पोएम पढ़ी थी द गिफ्ट आउटराइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पोएम रिसाइट करी थी? द गिफ्ट आउटराइट। किसने इनवाइट किया था? अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे।
नेक्स्ट देखते हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है और अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से क्वेश्चन बनते हैं तो इन पोएम से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी सिंबल हैं, वुड सिंबल है, स्नोई इवनिंग, ये सब सिंबलिज्म का यूज़ है, इमेजरी है इस पोएम में। तो पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि ये पोएम पब्लिश कब होती है, तो 1923 में ये पोएम पब्लिश होती है। और किस कलेक्शन में, तो न्यू हैम्पशायर में। ठीक है, किसमें पब्लिश होगी, न्यू हैम्पशायर में। ओके, इस पोएम में अगर हम देखें तो इस पोएम में बहुत सारे सिंबलिज्म दिख रहे हैं। पहले तो हम देखते हैं पोएम का ओवरव्यू। स्पीकर स्टॉप्स टू वॉच स्नो फिल्ड वुड्स। ठीक है, ये किसका सिंबल है, ये अट्रैक्शन है या जो बहुत सारे आपको जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसको सिम्बलाइज कर रहा है। ये द पोएट इज अट्रैक्टेड बाय साइलेंस एंड ब्यूटी। ठीक है, तो कई बार होता है कि हम अपनी ड्यूटीफुल लाइफ में कई बार डाइवर्ट हो जाते हैं अपने पाथ से। ठीक है, लेकिन एट लास्ट क्या होता है, उसका हॉर्स अपनी बेल बजाता है, तो उसका हॉर्स उसे ड्यूटी याद दिला रहा है और फिर उसे अपनी ड्यूटी एंड प्रोमिसेस याद आ जाते हैं और फिर वो वुड को छोड़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए चले जाते हैं। तो इस पोएम का आपको राइम स्कीम काफ़ी याद करने की ज़रूरत है। AABA राइम स्कीम है। The woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep. I have to go before I sleep. I have to go before I sleep. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम्स देखिए, ब्यूटी ऑफ नेचर, टेम्पटेशन वर्सेस ड्यूटी। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि किस पोएम में टेम्पटेशन वर्सेस ड्यूटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ वर्सेस डेथ। ठीक है, ये भी सजेस्टिव है। मतलब लाइफ वर्सेस डेथ कैसे, कि लास्ट की जो लाइन मैंने अभी रिसाइट करी कि डेथ के पहले भी हमें बहुत सारे ड्यूटीज़ हैं जो निभाने हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंबलिज्म, तो इस पोएम में बहुत सारे सिंबलिज्म है, मैंने जैसे आपको बताया। तो वुड्स किसका सिंबल है, टेम्पटेशन का। स्नो किसका सिंबल है, साइलेंस और काम का। हॉर्स, हॉर्स किसका सिंबल है, प्रैक्टिकल सेंस, रीजन। ठीक है, इसका सिंबल है। प्रोमिसेस किसका सिंबल है, ड्यूटीज ऑफ लाइफ, मैंने लास्ट में बताई। आई हैव टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना, इसके पहले प्रोमिसेस लाइन आई थी, प्रोमिसेस वर्ड। स्लीप किसका, डेथ है, स्लीप किसका सिंबल है, डेथ, तो इम्प्लाइड है ये। इसके अलावा ये पोएम आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। और AABA जो मैंने आपको स्टैंजा फॉर्म बताया है, ये एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने रुबैयत स्टैंजा क्रिएट किया था, वहां से ये इंस्पायर है। ठीक है, और इस पोएम से इंस्पायर होके बराक ओबामा ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो उसमें थीम आपको जो मिलेगी बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी में वो सेम ही है। और इसके अलावा US प्रेसिडेंट जो बिडेन थे, जो बिडेन, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल इसी पोएम की लाइन से लिया है। तो आप लोग जो बिडेन की ऑटोबायोग्राफी का नाम देख सकते हैं एक बार सर्च करके। फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं, इसमें सिंबलिज्म है। तो सिंबलिज्म क्या है, वुड्स एंड स्लीप सिंबलिज्म है। रेपिटेशन, रेपिटेशन क्या है, एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, ये रेपिटेशन है। एलिट्रेशन, वॉच हिज वर्ड्स। ठीक है, वॉच हिज वर्ड्स। रिपीटिशन, जैसे ये वाली लाइन रिपीट हुई है इसलिए रेपिटेशन है। ओके, इमेजरी क्या है, तो विजुअल एंड ऑडिटरी इमेजरी है। तो जब आप देखेंगे द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये लाइन आप जब पढ़ेंगे इस पूरी पोएम को तो पूरा विजुअल आपको इम्पैक्ट दिखेगा, मतलब आप पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये पोएम आपको डिज़ायर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाती है, ये भी आप याद रखेंगे। इस पोएम में लाइन आती है, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। और इसके अलावा एक लाइन है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, बहुत सारी लाइन है, आप एक बार पढ़िएगा। ये दोनों लाइन मैंने आपको बताई है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू द वुड सिम्बलाइज एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट स्टैंजा। ये जवाहरलाल नेहरू के से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज इंस्पायर्ड। ठीक है, और वाई डज द स्पीकर लीव द वुड्स, तो स्पीकर लीव क्यों करता है वुड्स को, आपको बताया मैंने। out of responsibility, we cannot be always entangled with the imagination or with the distractions because of responsibilities. So the poet of the poem is Robert Frost. wood किसको symbolize कर रहे हैं, temptation को, death को। miles to go, ये किसको symbolize कर रहे हैं, death को नहीं कर रहे हैं। death actually, ये sleep जो word है ये death को symbolize करेगा, woods temptation को symbolize करेंगे। ठीक है, माइल्स को किसको सजेस्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और हॉर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रैक्टिकल माइंड को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव
क्वेश्चन देखते हैं दोनों पोएम से। तो बर्चेस एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो दोनों ही एस्केप वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं। नेचर टेम्प्ट तो करती है लेकिन हम रिप्लेस नहीं कर सकते ड्यूटी को। जैसे बर्चेस में हमने पढ़ा अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, है ना? तो वहां पे भी हम देखते हैं कि लास्ट में पोएट दिखाते हैं कि हमें रियलिटी में वापस ही आना पड़ेगा, और दोनों में ही हमें एक्सेप्टेंस और रियलिटी दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आपको ये याद रखना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पुलित्जर प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। बाकी मैंने आपको बताया था पोएम और उनके जो भी वर्क है। इनका एक पोएम जो शुरुआत में इन्होंने लिखी थी उसका नाम आपको याद रखना है, माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। ये एलिजी थी, तो इससे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दो मास्क भी लिखे थे, तो उसके नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। द मास्क ऑफ मर्सी था और एक और था, वो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ये किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं? टेम्पटेशन और ड्यूटी, ठीक है। टेम्पटेशन वर्सेस ड्यूटी। वर्सेस किसको सिम्बलाइज कर रही थी? एस्केप वर्सेस रिटर्न, ठीक है। कोर आइडिया क्या है? नेचर रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन चॉइस को, ओके। एमसीक्यू जो एग्जाम में काफ़ी पूछने की संभावना रहती है और बाकी के एग्जामिनेशन में भी, केवल एलटी में नहीं, सभी एग्जामिनेशन में। तो इन्होंने कितनी बार पुलित्जर प्राइज जीते? तो 4 टाइम्स, ठीक है। पहला पुलित्जर प्राइज इन्होंने कब जीता है? 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए, ठीक है। इन्हें जाना जाता है बेस्ट नोन फॉर राइटिंग नेचर पोएट्री विद फिलोसॉफिकल मीनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री मेनली डील्स विद रूरल लाइफ एंड ह्यूमन चॉइसेस को मेनली डील करती है इनकी पोएम्स। In birches, the bending of tree is first attributed to ice storm. तो ये भी आपको याद रखना है। The boy swinging on birches, ये सिम्बलाइज कर रहा है, किसको सिम्बलाइज कर रहा है? चाइल्डहुड इनोसेंस को। देखो, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये क्या दिखा रहा है? ये बर्चेस की लाइन है, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, ओके। सेंट्रल थीम क्या है बर्चेस की? एस्केप एंड रिटर्न टू रियलिटी। बर्चेस इन द पोएम ये क्या सिंबलाइज कर रही है ये पोएम में? बर्डन्स ऑफ एडल्ट लाइफ की। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, ठीक है, तो हम उन बर्डन्स के तले झुक जाते हैं। सेम एज बर्चेस भी झुका हुआ है आइस स्टॉर्म के कारण। स्टॉपिंग बाय वुड्स में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। द पोएम इज सेट ऑन अ, तो स्नोई इवनिंग, ठीक है, स्नोई इवनिंग है, हमें दिखता है, ठीक है। द वुड्स मेनली सिम्बलाइज, वुड्स किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं? टेम्पटेशन को, डेथ को, पीस को, ठीक है। एग्जाम में आपके अक्सर टेम्पटेशन ही वर्ड आएगा, ठीक है। द हॉर्स रिप्रेजेंट, हॉर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रैक्टिकल सेंस को, ठीक है, रीजन को। प्रोमिसेस इन द पोएम ये किसको रेफर कर रहे हैं? तो ड्यूटीज को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। द रिपीटेड लाइन एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप ये किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं, किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जानना ज़रूरी थे, जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इनकी पोएम कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, उसके आप नाम सुन लीजिए। पहला तो है मोइंग, MOWING, ये इनकी अ बॉयज़ विल 1930 में जो कलेक्शन आता है उसमें ये पोएम आती है। इसके अलावा मेंडिंग वॉल 1914 में इनका नॉर्थ ऑफ बॉस्टन कलेक्शन आता है। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, गुड फेंसेस मेक नेबर्स, ठीक है। इसके अलावा द रोड नॉट टेकन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। आई हैव टेकन द, इसमें एक लाइन है, आई हैव टेकन अ रोड दैट इज लेस ट्रेवल्ड, कुछ लाइन ऐसे आप एक देखिएगा एक बार। दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, आई टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ये लाइन है। माउंटेन इंटरवल में आती है 1916 में। द गिफ्ट आउटराइट मैंने आपको बताया ही है, ये एक पोएम है, लिरिकल पोएम है, पैट्रियाटिक फीलिंग के साथ। अ विटनेस ट्री 1942 में ये कलेक्शन आता है, इसमें ये पब्लिश होती है। और इनकी एक पोएम और है, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन 1914 में नॉर्थ ऑफ बॉस्टन कलेक्शन आता है, उसमें ये पोएम आती है, ठीक है। इनकी एक पोएम है द होम बरेल नाम है पोएम का, ये नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर एप्पल पिकिंग ये इम्पोर्टेंट है। और वेस्ट रनिंग ब्रोक ये भी इम्पोर्टेंट है, एक ड्रामेटिक पोएम है। इनका एक कलेक्शन फर्दर रेंज आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसको पुलित्जर प्राइज मिलता है 1937 में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल था। कंपैरेटिव हम क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। बोथ वर्सेस स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ये डील करते हैं, किसके साथ डील करते हैं? एस्केप वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन बोथ पोएम्स नेचर फाइनली लीड द स्पीकर टू, तो दोनों पोएम में हम देखते हैं कि स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं? ड्यूटी। तो आई होप कि आपके लिए ये रिवीजन वीडियो काफ़ी हेल्पफुल थी और आपको काफ़ी सारे एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट समझ में आए और जानने को मिले, और आपका एक क्विक रिवीजन हो गया रिलेटेड टू बायोग्राफी ऑफ द ऑथर एंड ऑल्सो फॉर द वर्क्स दैट आर रियली इम्पॉर्टेंट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।